नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तनुजा परिहार और आप मेरे YouTube चैनल बुकोहॉलिक्स रिव्यूज़ में नई नई बुक्स का रिव्यू देखते रहते हैं। तो आज हम जिस बुक की बात करेंगे काफ़ी फेमस बुक है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट राइटर प्रेमचंद जी की बुक। ये आप लोग इस बुक के PDF का कवर पेज देख सकते हैं। गबन गबन नोवेल का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है नोवेल गोदान, और दूसरे नंबर पर गबन का ही नाम आता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे ऊपर प्रेमचंद जी का चित्र है, उसके नीचे एक सुंदर वधू का चित्र है जिसके पास एक हार आप लोग देख सकते हैं। तो यही इसकी थीम है। इस नोवेल की मेन थीम है कि कैसे एक युवती की शादी होती है, कैसे उसे नए नए गहनों का शौक होता है जो कि समाज में आम बात है, और उन गहनों में जो उसे सबसे अच्छा लगता है, जिसे वो सबकी शादी में ससुराल से आते हुए देखती है, वो होता है बहुत खूबसूरत और जड़ाऊ चंद्रहार। बचपन से ही वो सपने देखती है कि उसकी बारात आएगी, उसको जो जेवर चढ़ाए जाएंगे ससुराल पक्ष की ओर से, उसमें चंद्रहार भी जरूर होगा। इस स्त्री का नाम जालपा है, जो बहुत ही खूबसूरत होती है और जो ये मानती है कि गहने स्त्री की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। एक साधारण स्त्री होती है, एक हाउसवाइफ। जिस दौर की ये कहानी लिखी गई है, उस दौर में स्त्रियां बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं करती थी, करियर ओरिएंटेड नहीं थी, घर में ही रहती थी। तो वस्त्र, अच्छे आभूषण, यही एक निम्न मध्य वर्गीय स्त्री का शौक होता था। तो देखते हैं कि इसकी शादी होती है। इसकी शादी में और गहने तो आते हैं लेकिन चंद्रहार नहीं आता है, क्योंकि जिस परिवार में इसकी शादी होती है वो परिवार दिखता तो अमीर है लेकिन उतना अमीर नहीं होता। तो शादी के बाद ये किस तरह से असंतुष्ट रहती है, इस पर यह कहानी है। इसे बहुत प्यार करने वाला पति मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, लेकिन किस तरह से इंसान की जो तृष्णा होती है भौतिक चीज़ों के प्रति, वो उसका सुख चैन लूट लेती है। ये हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे भौतिक चीज़ों के प्रति अपनी लालसा की वजह से एक अच्छा खासा परिवार क्या से क्या हो जाता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो कहानी में प्रयाग जो जगह है यूपी की, वहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। मैं इसकी आपको कुछ लाइनें बताऊंगी। प्रेमचंद की लेखनी का जादू आप लोग देख सकते हैं। दीनदयाल और दयानाथ दोनों ने अपनी अपनी बिसात से ज़्यादा विवाह में खर्च किया। पुत्र के विवाह में दयानाथ कर्ज से लद गए, जो कि जालपा के ससुर होते हैं। दयानाथ तो चंद्रहार भी चढ़ाना चाहते थे कर्जा लेकर, लेकिन उनकी पत्नी ने मना कर दिया। जालपा चंद्रहार की रट लगाए हुए ही ससुराल गई। घर की हालत तो खस्ता थी, परंतु जालपा के पति रमानाथ ने जालपा के सामने अपने घराने की बड़ी शान मार रखी थी। आखिरकार कर्ज उतारने के लिए उसके पिता कहते हैं कि जो बहू के गहने हमने कर्ज से लिए थे उसमें से 2-4 गहने ले आओ तो हम लोग कर्ज चुका लें। रमानाथ आखिरकार आभूषणों का पूरा संदूक ले जाकर चोरी छुपे पिताजी को दे देता है, और दूसरे दिन वो बहाना कर देते हैं कि घर से गहने चोरी चले गए। जालपा इस बात को सच मान बैठती है, लेकिन उस दिन के बाद से जालपा का जीवन बिना गहनों के शुद्ध हो जाता है। जालपा कहीं नहीं जाती है, किसी रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में नहीं जाती है, और जली कटी सुनाती है अपने पति को कि जब मेरे पास कुछ गहने नहीं है तो मैं भिखमंगों की तरह भला वहाँ क्यों जाऊँ। एक छोटी सी नौकरी रमाकांत करता है, रात दिन संघर्ष करता है, लेकिन वो अच्छे गहने खरीदने में सफल नहीं हो पाता है। तो आखिरकार वो धीरे धीरे उधार पे गहने खरीदना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो चंद्रहार लेकर देता है, और भी गले के, कानों के आभूषण, सोने हीरे के कड़े लाकर अपनी पत्नी को देता है, लेकिन उसको ये बताता है कि मेरी तनख्वाह ज़्यादा है। उससे वो बातें छुपाता है कि वो कर्ज पर लेकर सुनार के वहाँ से गहने लेकर आया है, क्योंकि नई नई शादी में उसकी बस यही एक चाह होती है कि वो अपनी पत्नी को कैसे भी खुश और संतुष्ट रखे। लेकिन धीरे धीरे उस पर काफ़ी सारा कर्ज चढ़ जाता है, और फिर एक दिन ऐसा दिन आता है जब जालपा के सुंदर कंगन देखकर एक उसकी बहुत अमीर वकील की पत्नी दोस्त होती है, वो जालपा से बोलती है कि ऐसे ही कंगन मुझे भी बनवा दो। तो वो उन कंगनों के लिए 800 रुपये, उस जमाने के 800 रुपये जो अभी बहुत ज़्यादा होते, जालपा को कंगन बनवाने को देती है। जालपा अब अपने पति को वो रुपये देती है, वो सुनार के पास लेकर जाता है उसकी दोस्त के लिए कंगन बनाने। लेकिन सुनार, जिस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो कर्ज दे चुका होता है रमाकांत को, वो उन 800 रुपयों को रख लेता है और बोलता है कि ये मेरे कर्ज के पैसे हैं। काफ़ी गिड़गिड़ाने के बाद भी वो पैसे वापस नहीं देता, और उसकी सहेली बार बार या कंगन या फिर पैसे वापस लाने का तकाजा करने लगती। उसको जालपा की नीयत पर शक हो जाता। तो आखिरकार अपमान से बचने के लिए अपने ऑफिस के रुपये जो कि कैश चेस्ट में जमा करने होते हैं,
वो लाकर रमाकांत अपनी पत्नी को दे देता है। वो सोचता है कि 1-2 दिन बाद वो कहीं ना कहीं से रुपयों का इंतजाम कर लेगा। उसकी पत्नी वो रुपये अपनी सहेली को लौटा देती है, लेकिन रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाता है और रमाकांत को अपने सामने उम्र कैद की सज़ा और बदनामी स्पष्ट दिखने लगती है। आखिरकार वो घर से भाग जाता है। घर से भागने से पहले वो एक चिट्ठी लिखता है अपनी पत्नी को। जब जालपा वो चिट्ठी पढ़ती है तो उसे अपने आप पर काफ़ी शर्म आती है कि मेरा पति इतने मानसिक झंझावातों से गुजर रहा था और मैंने केवल गहनों की वजह से उसको चोरी जैसे घृणित काम के लिए मजबूर कर दिया। जालपा अपने सभी गहने बेचकर रमाकांत के गबन के रुपए चुका देती है और केस पूरा वहाँ पर सॉल्व हो जाता है, लेकिन रमाकांत को इसका पता नहीं होता है। आखिरकार रमाकांत भागकर कलकत्ता पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा धक्के खाता है, सब्जी बेचने वालों के पास रहता है और कैसे कैसे वहाँ पर पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ होती है। वो अभी भी स्वयं को अपराधी समझ रहा होता है। वो नहीं जानता है कि उसकी पत्नी वहाँ सारे कर्ज के रुपए चुका चुकी है। तो उसके बाद पुलिस उसकी मजबूरी का फ़ायदा लेते हुए उसे क्रांतिकारियों के विरुद्ध झूठी गवाही देने को मजबूर कर देती है। बदले में उसे एक सुख सुविधा से भरे हुए बंगले में रखती है और उसके मनोरंजन के लिए एक नाचने गाने वाली जोहराबाई को भी वहाँ पर रख देती है। रमाकांत फिर से सुख सुविधाओं में आकर अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, अपनी ग्लानि को दबा देता है और वहाँ पर आराम से रहने लगता है। उसके बाद क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे। आखिरकार जालपा अपने पति को यानी रमाकांत को ढूंढ निकालती है, उसे धिक्कारती है। क्रांतिकारियों को फंसाने के लिए, क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेज सरकार को झूठी गवाही देने के लिए आखिरकार उसके भाव बदल जाते हैं और वो जज के सामने सारी वास्तविक स्थिति बता देता है। इस तरह से जज क्रांतिकारियों को छोड़ देता है और एक हंसी खुशी इसकी एंडिंग होती है। जालपा, रमाकांत, जोहरा वापस आते हैं और प्रयाग के पास रहने लगते हैं। फिर आत्मसम्मान का फिर से उद्भाव होता है रमानाथ में। जोहरा अपने नाच गाने का धंधा छोड़कर समाज सेवा का व्रत धारण करती है और रमानाथ और जालपा भी अपना बाकी का जीवन समाज सेवा में लगा देते हैं। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। साथ में एक और यहाँ पर चरित्र है रतन, जो कि वही अमीर सहेली थी जिसने कंगन के लिए जालपा को रुपये दिए थे। बाद में वो भी यहाँ पर आकर रहने लगती है। उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है, वो भी समाज सेवा में योगदान देती है। और आखिरकार इसके अंत में हम लोग देखते हैं कि प्रयाग के समीप गंगा में डूबते एक यात्री को बचाने के लिए रतन की भी मृत्यु हो जाती है। उसको बचाने के लिए रमाकांत आगे बढ़ता है, लेकिन तेज लहरों के सामने आखिरकार उसे अपनी पत्नी जालपा का प्यार पीछे खींच लेता है और वो और जालपा रतन को खो देते हैं और दोनों वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे भौतिक लालसाओं के पीछे इंसान खुद को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो बहुत बड़ी सीख ये कहानी हमें देकर जाती है। ये भी सीख देखती है कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें उससे मुंह मोड़कर भागने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए सबके सामने, और अब उसका सलूशन कैसे हो ये हमें देखना चाहिए। साथ ही पति पत्नी को प्यार, त्याग और समर्पण को ही असली गहना समझना चाहिए, न कि ऐसी भौतिक वस्तुओं को। इस तरह से साथ में इसकी जो कहानी चलती है भारत की स्वाधीनता के लिए किए जा रहे प्रयासों और क्रांतिकारियों की कहानी को भी साथ साथ ये नोवेल बताता है। इस तरह से हम प्रेमचंद के उपन्यासों में कॉमन एक चीज़ देखते हैं, क्योंकि तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उपन्यास की कहानी जो भी हो, थीम जो भी हो, साथ में भारत को आज़ाद कराने और स्वाधीनता की कहानी भी साथ में चलते रहती है। देशभक्ति और देश सेवा का भी ये सबक जरूर देती है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृति गोदान और दूसरे नंबर की कृति गबन को माना जाता है। आप लोग इस नोवेल को पढ़कर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि प्रेमचंद जो भारतीय साहित्य के सम्राट माने जाते हैं, उनका जैसा भाषा प्रवाह, उनकी जैसी हिंदी, एक बांध लेने वाले शब्द, एक जादुई कहानी की तरह से हम हमारे सामने आते हैं, जो हम लोग का न सिर्फ मनोरंजन करते हैं बल्कि बहुत कुछ सोचने को भी प्रेरित करते हैं और एक बहुत गहरी छाप हमारे दिमाग पर हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। मैंने ये नोवेल अपनी स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ा था, तो तब मुझे काफ़ी पसंद आया था। हालांकि तब मैं छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, इस नोवेल के और ज़्यादा जो भी डीप मीनिंग थे वो धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगे। तो आप लोग इसे पढ़कर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। अगर प्रेमचंद आपको पसंद है तो मैंने प्रेमचंद की लगभग सारी बुक्स पढ़ी हैं। मैं आप लोगों के लिए उनकी नई नई बुक्स का रिव्यू लेकर आऊँगी। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी
पढ़ने योग्य किताबों के बारे में सभी को जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।